हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, एमपीपीएटी की प्रैक्टिस टेस्ट काफ़ी करा रहे हैं हम लोग और आज के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज हम लेके आए टॉप 50 बायोलॉजी क्वेश्चन। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है, जिनकी क्रॉप और एनिमल की अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, उन्हें बायोलॉजी की भी करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि एलिमेंट ऑफ साइंस यानी पीसीएमबी में बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कमज़ोर बच्चे इसको कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में बच्चों को समस्या आती है, पर कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना चाहिए फसल उत्पादन एवं पशुपालन के साथ साथ, क्योंकि बायोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बेहतर कर पाएंगे एग्जाम में। किसकी अपेक्षा? मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स की अपेक्षा। तो इस वजह से मैं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, अच्छे से देखें। पूरे अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वही क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि बच्चों, जो एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा होता है एडेड के नाम से, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डिप्लोमा जो होता है, एंट्रेंस टेस्ट जिसका होना है, तो उसकी डेट आ चुकी है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरें। एनिमल हस्बेंड्री का जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है, जिसको गवर्नमेंट करवाती है। ठीक है ना, वह भी बहुत अच्छा डिप्लोमा है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। और बायो के स्टूडेंट्स भी इसमें आपको पार्टिसिपेट करते हैं। तो एग्रीकल्चर छात्र जो भी एनिमल हस्बेंड्री से डिप्लोमा करना चाहते हैं वो फॉर्म भर दें। 14 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा छात्र तो उसमें कंपटीशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा छात्र तो उसमें नहीं जाते हैं। पर हाँ, कुछ जो एग्रीकल्चर और बायो के स्टूडेंट हैं ये सबसे ज़्यादा उसमें जाना पसंद करते हैं। अच्छा टेस्ट है, आप उसका नोटिफिकेशन कल मैंने कम्युनिटी पर डाला था, आप वहाँ पर देख सकते हैं और आपने देख लिया होगा तो आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिए उसका। ठीक है ना, वो भी अच्छा है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। और देखो, कहीं पे भी मिले एग्रीकल्चर संबंधित है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। बाकी जो पीवीएफटी होता है वो आजकल नीट के थ्रू होने लग गया है 1-2 साल से, तो उसमें बच्चे थोड़ा सा जा नहीं पाते, एग्रीकल्चर के समस्या है उनके साथ, क्योंकि उतना बेहतर उनका कि उसका जो सिलेबस रहता है वो नीट जैसा रहता है, तो बच्चे उसमें थोड़ा सा सामना नहीं कर पाते उस पीवीएफटी का। कोई बात नहीं, पर ये एडिट तो आप लोग बिल्कुल दें, ज़रूर दें। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे इस चीज़ को, क्योंकि पशुपालन आपका भी सब्जेक्ट है और आप लोगों की 50% तैयारी उसकी पहले से है। आपको कितना पढ़ना है? 50% पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें जो डॉक्टर होते हैं, पशु डॉक्टर की जो वैकेंसीज आती हैं, पशु से संबंधित जो भी जितनी भी वैकेंसियाँ रहती हैं पशुओं से संबंधित, इलाज से संबंधित, उनके पशुओं से डॉक्टरी से संबंधित बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, तो उसके लिए ये बेहतर रहता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अगर तैयारी आप लोग पहले से कर रखी है आपने या कर रहे हैं आप लोग, तो फॉर्म जरूर डालें। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण सूचना थी। बाकी आज प्रैक्टिस टेस्ट बहुत अच्छा है, पूरा वीडियो को देखें जिससे आपके हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो आपको बताना है बच्चों, बहुकोशिका जो जीव होते हैं वो किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? कोशिका अधिकता के कारण, कोशिका विस्फोट के कारण, कोशिका अंतः विस्फोट या कोशिका विभाजन के कारण। तो आपको पता है कि बहुकोशीय जो जीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, ध्यान रखें, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनना, उसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, कोशिका विभाजन इसका सही आंसर है। बहुकोशीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसका पूरा वो भी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा आपको। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? आपने कई बार जब कोशिका अध्ययन करते हैं तब अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है कि भौतिक आधार जीवन का क्या होता है, वो भी कोशिका का। कोशिका भित्ति होती है कि कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका बाल है आप तो सब जानते हो, सेल मेम्ब्रेन उसके नीचे होती है, सूत्रकणिका होती है, या प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव होता है। तो सब लोग जानते हैं, जो आपका इसका आंसर होगा वो क्या होगा? जीवन का भौतिक आधार जो कोशिका का होता है वो होता है जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म इसका सही आंसर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म आपका कोशिका का भौतिक जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में
कौन सा कार्य उचित रूप से होगा। कोशिका में राइबोसोम यदि है तो उसमें कौन सा कार्य उचित रूप से होगा। एक तो उत्सर्जन होगा, कि दूसरा आपका ऑप्शन है कोशिका विभाजन होगा, प्रोटीन संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण होगा। तो आपको पता है कि राइबोसोम की उपस्थिति में कोशिका में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है, इसका आंसर होगा सी नंबर, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। और एक इस एक्सप्लेन आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, जिससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अगर कोई पूछे, क्वेश्चन कई बार बनता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को, क्योंकि इसमें प्रोटीन निर्माण का कार्य संपन्न होता है और इसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण कार्य नहीं हो सकता है। मतलब राइबोसोम आपको पता है ये आपका किस में होता है, ध्यान रखना, कोशिका में होता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक समान कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, के अंग कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं, एक कोशिकीय संरचना कहा जाता है। तो बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को तो टिश्यू कहते हैं। अब बहुत सारे एक जैसे कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग देख सकते हैं, ऊतक। इसका आंसर क्या सही होगा, ऊतक ही उसको कहा जाता है। बस एक बात ध्यान रखना, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को, समान मतलब एक जैसी कोशिका होना चाहिए, तो उसे ऊतक। ठीक है ना, हमारे शरीर में, पौधों में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए आप लोग, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतकों को समूह मिलाकर अंग का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और विभिन्न ऑर्गन मिलकर के आपका ऑर्गन स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी बॉडी का निर्माण करते हैं। एक कोशिका अगर बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो ऊतक, बहुत सारे ऊतक हैं तो ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन है तो ऑर्गन स्ट्रक्चर या ऑर्गन सिस्टम भी उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या टेक्सोनॉमी। सब लोग जानते हैं कि कोशिका वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है आपका साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे, आप आंसर भी देख लीजिए। और एक्सप्लेनेशन में कहा है कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और इसके अंतर्गत कोशिका की बनावट, जीव द्रव की संरचना, केंद्रक और अन्य पदार्थों का अध्ययन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकलन। सब लोग जानते हैं आलू, मटर, चुकंदर से। तो आपको पता है कि मेंडल जो थे वो जेनेटिक्स के पिता कहा जाते हैं और इन्होंने मटर पर अध्ययन किया था। किस पर, मटर। और मटर भी ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज करता है, वो भी कौन सी मटर है आपकी, उद्यान मटर। कौन सी मटर है ये ध्यान रखें आप लोग, उद्यान मटर यानी गार्डन पी पर उन्होंने आपका अध्ययन किया था। कितने जोड़ी लक्षण थे आपको पता है, कि लक्षण थे आपका कितने, 7 जोड़ी लक्षण थे। इसमें भी आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किया था, जिसके आधार पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, 3 नियम दिए थे। आपको पता है कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3। तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था। इंग्लिश में आप लोग ध्यान रखना है, हिंदी में अगर याद रखें तो हिंदी में भी आपका 3 ही नियम है। और कौन कौन से, पृथक्करण का नियम है आपका, मेंडल का आपका पृथक्करण का नियम जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेपरेशन। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, और पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको कहते हैं मेंडल का प्रभाविता का नियम। ठीक है ना, ये 3 नियम मेंडल ने दिए थे। 7वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका यानी लिविंग फ्री सेल की खोज की थी। लिविंग फ्री, रॉबर्ट हुक ने तो 1665 में, लेकिन वो लिविंग नहीं थी, की तो थी लेकिन वो लिविंग नहीं थी। यहाँ पे कह रहे हैं जीवित मुक्त कोशिका, एंटोनी वॉन ल्यूवेन है, पुरकिंजे या रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले, ध्यान रखना, जीवित मुक्त कोशिका यानी लिविंग सेल। लेकिन यहाँ पे अगर पूछता कि कोशिका की कोई नहीं, तो इसका आंसर रॉबर्ट हुक था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन वो लिविंग नहीं थी, जीवित कोशिका नहीं थी, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, इसका देख लीजिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेन को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एक विशेष याद रखना ये आंसर आप लोग, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, जिन्होंने जीवित मुक्त कोशिका की खोज भी की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों को जोड़े को दर्शाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों को दर्शाता है, XY, XX या YY, इनमें में से कौन है। आपको पता है जो पुरुष का निर्माण होता है वो किससे होता है, XY से होता है। किससे होता है,
एक्स वाई। इसका आंसर सही क्या होगा आपका एक्स वाई। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें इसमें कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं और महिलाएं में क्या होते हैं एक्स एक्स होते हैं। क्या होते हैं महिलाओं में एक्स एक्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा में सही है। पिता माता, पिता माता, पिता माता। तो अब पिता माता मतलब लेस देन, मोर देन, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, योगदान दिए गए अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा जो सही है वो है पिता बराबर। दोनों के आपके गुण बराबर होते हैं। जो बच्चा होता है उसमें माता पिता के बराबर अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेल में पाई जाती है। सेलुलोज जो भित्ति होती है कौन सी कोशिका है, उसके ऊपर की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जंतुओं में रहती है, बैक्टीरिया में, पौधे में या फंगस में। ठीक है ना, जंतुओं में, बैक्टीरिया में, पौधे में या फंगस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान रखें पौधों में। पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है। एडिनोस फॉस्फेट को, ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट को, एडिनोस डाइफॉस्फेट को या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। तो इसका सही आंसर होगा एडिनो ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, सभी प्रकार की कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, विशेष याद रखें। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन कहता है कि मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट को कहते हैं, क्या कहते हैं, युग्मनज जाइगोट कहा जाता है, एग कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है। तो ध्यान रखना, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको, मादा युग्मक फीमेल को गैमीट को कहते हैं बच्चों युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। ठीक है ना। और जो स्पर्म होते हैं ये आपके ये मनुष्य से जाते हैं, और भ्रूण जो होता है आपका ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो अंडाणु इसका सही आंसर होगा बी, मादा युग्मक को फीमेल गैमीट। हाँ बिल्कुल अंडाणु कहेंगे, जाइगोट तो दोनों मिलने के बाद बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। तो इसका सही आंसर होगा आपका अंडाणु। अंडाणु और कहाँ गया आपका शुक्राणु, दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां क्वेश्चन है, डीएनए का जलरागी स्वरूप, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है। थाइमीन बेस, जाल रागी होना चाहिए, थाइमीन बेस, विभिन्न हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फेट वर्ग या डिऑक्सी राइबो शर्करा। तो इसका आंसर सही होगा आपका फॉस्फेट वर्ग। कौन सा वर्ग, फॉस्फेट वर्ग के कारण आपका डीएनए का जाल रागी, जल रागी नहीं जाल रागी स्वरूप के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, नारियल जटा कार प्राप्त की जाती है। नारियल के ऊपर जो जटा होती है वो किसके कारण होती है। क्रोटोलेरिया जेंसिया, विस्का कंप्रेक्सिस, कोकोस न्यूसिफेरा या गोसिपियम आर्बोरियम। तो ये बॉटनिकल नेम है और नारियल का बॉटनिकल नेम है आपका कोकस न्यूसिफेरा से। किससे, कोकस न्यूसिफेरा से। बहुत सिंपल है। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करते हैं, जंतु परागण का क्या है। जंतु परागण का क्या मतलब होता है, देखिए इसका आंसर, पत्तियों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, आंधी द्वारा परागण या जंतु द्वारा परागण। तो जंतु द्वारा परागण, जंतु परागण का मतलब होता है जंतु द्वारा परागण। कोई भी कीट, कोई भी जंतु अगर परागण में सहायता करते हैं तो उसे जंतु परागण कहा जाता है। ठीक है ना। चमगादड़ अर्थात जंतु द्वारा, चमगादड़ द्वारा होता है जिसे हम लोग क्रिप्टोफिली भी कहा जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं। हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या न्यूसेल्स। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो है एंडोस्पर्म, उनको कहा जाता है। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। अधिकतर पुष्पीय पौधों के बीजों में निषेचन के समय ऊतक का निर्माण होता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है बच्चों। 17वां क्वेश्चन कहता है कि स्वपरागण का क्या परिणाम होता है। बाह्य प्रजनन, अंतर प्रजनन, विरल प्रजनन या अति प्रजनन। तो आपको पता है स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है अंतर प्रजनन, मतलब अंदर ही जो प्रजनन हो गया वो आपको क्या कहा जाता है, सेल्फ पोलिनेशन। स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं में, स्वयं के पौधे, इसके आपके जो परागकण होते हैं उसी पौधे के फूल में गिर जाते हैं, उसी फूल में गिर जाते हैं, उसे सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। तो अंतर प्रजनन सही आंसर है। यदि किसी पुष्प में परागण उसी के परागकण द्वारा होता है तो स्वपरागण कहते हैं, वरना अंतःप्रजनन होता है। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, पौधे की कोशिका में होता है।
आंसर सही होगा प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, बाकी और जो चीज़ें हैं आपकी किस में पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में भी पाई जाती हैं और पादप कोशिका में, बाकी सब चीज़ें, लेकिन प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण प्लास्टिक के कारण ही पौधा आपका रंगहीन व रंगीन होता है। ये बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं? गोल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या लाइसोम को? पावर हाउस तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन किसी कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं। हाउस बोलो या प्लांट का बात वही है, तो इसका आंसर सही क्या होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया ही इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर सही होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखना, मैट्रिक्स तथा भीतरी झिल्ली इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित एंजाइम ऑक्सीजन और श्वसन के लिए आवश्यक होते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? जी सॉल्क ने, कोलबैंडा, चार्ल्स लेब्रॉन और एक और आपके जो होंगे भाई साहब डी वाले एंटोनी लीवेनॉक। तो आंसर सही है कोलबैंडा। कोलबैंडा ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। बच्चों वीडियो बहुत लंबा चला जा रहा है, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। 20 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। कल बाकी जो 30 क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगा कल जल्दी से आपको करा दूंगा। 50 इसमें लिख दिया है, बट कल करा दूंगा। ठीक है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचने का मन है, क्योंकि कोशिका के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको पता है। 3 से 4 क्वेश्चन इससे आना ही आना है कोशिका से। अभी तक के जो क्वेश्चन थे सभी कोशिका से ही संबंधित हैं, और कोशिका वाले चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 20 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, बाकी मिलते हैं कल। जब तक के लिए नमस्कार।